देखिए प्रीवियस वीडियो में हम आपको आर्टिकल 22 तक बता दिए थे, ठीक है। आइए उसके आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 22 में क्या था आपका, था प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंटिव अगेंस्ट अरेस्ट, यानी गिरफ्तारी से संरक्षण। तो गिरफ्तारी से संरक्षण मैंने आपको दो प्रकार से बताया था कि अगर आपने अपराध कर दिया है तब, अपराध के बाद, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अपराध के बाद और अपराध के पहले, ठीक है, भी इन दोनों से आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कैसे कर सकती है? आपने अगर अपराध कर दिया है तो पुलिस आपके घर आएगी, आपको वारंट दिखाएगी, ठीक है, वारंट दिखाएगी, यानी कारण बताएगी कि हम आपको किस तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण बताएगी। इसके बाद जब आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो पुलिस को ये आदेश दिया गया है, पुलिस को ये अधिकार है कि 24 घंटे तक, मतलब 24 घंटे में आपको वो अदालत यानी जज के सामने प्रस्तुत करेगी। यानी 24 घंटे में क्या जज के सामने क्या करेगी? प्रस्तुत करेगी, फिजिकली शरीर प्रस्तुत करेगी। और इसके बाद एक और यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने पसंद का यहाँ पर क्या कर सकते हैं? वकील रख सकते हैं, अपने पसंद का भी वकील रख सकते हैं, ठीक है। तो ये गिरफ्तारी से संरक्षण है यहाँ पर। तो ये चीज़ हो गई। अगर और इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं दंडात्मक, ठीक है, दंडात्मक यानी पुनिटिव डिटेंशन, पुनिटिव, ठीक है, डिटेंशन। और इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी निवारक निरोध बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? निवारक निरोध। और एक तो होता है कि देखो ये तो 1 2 3 3 तक तो यहाँ से हो गया, ठीक है। और चौथे में इसका यही आ जाता है, चौथे में कि आपने अपराध नहीं किया है फिर भी आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा हानियाँ हैं, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। और इसमें से मिनिमम तो कोई नहीं, मैक्सिमम 3 मंथ तक आपको गिरफ्तार कर सकती है। 3 मंथ तक मतलब आपको अपने पास रख सकती है। निवारक निरोध में जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो वो मोस्टली जेल में नहीं रखती है, इसमें से हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी नज़रबंद कर लिया जाता है। आपको अपने ही घर में या किसी रेस्टोरेंट में, होटल में आपको नज़रबंद कर दिया जाएगा, यानी 24 घंटे पुलिस का पहरा रहेगा जब तक पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी। और आपको यहाँ पर से वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो आपको एक नॉर्मल, एक आम इंसान को मिलती है, यानी जो कि घर पे आपको मिलती हैं। बट आप किसी बाहर से संपर्क नहीं रख सकते, कम्युनिकेशन आपका यहाँ से टोटल कैंसिल कर दिया जाएगा। एक तरीके से ये मान लो कि आप बाहर अपने घर में अपने घर के लोगों से मिलिए, घर के लोगों से बातचीत करिए, घर पे रहिए, अच्छा खाना खाइए, वहीं चुपचाप बेड पर आराम से पड़े रहिए, ठीक है। यानी इसमें से कोई आपकी अपील नहीं सुनी जाएगी, कोई इसमें दलील नहीं सुनी जाएगी। बिना अपील, बिना दलील के और बिना वारंट के आपको पुलिस इसमें गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसका बहुत सारा विरोध हुआ था, तो ये रॉलेट एक्ट के समान ही ये क्या है, निवारक निरोध है। क्या है? रॉलेट एक्ट के समान है। इसके बाद फिर इसके विरोध में फिर जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है। तो कई सारे रॉलेट एक्ट आए, जैसे आपका आया था PDA, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इसको 1950 में लाया गया था और 1972 तक इसको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका आया था मीसा आया था, ठीक है, मीसा, ठीक है, मीसा हो गया, यानी मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है। यानी ये मीसा का दुरुपयोग मतलब देश के अंदर जितने सारे आंतरिक मामले थे उसमें से इसका बहुत सारा मिसयूज हुआ था, ठीक है। तो मिसयूज होने के कारण इसको भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया था। इसके बाद आपका आया था पोटा आया था, ठीक है, पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा आया था, ठीक है। ये आतंकवाद पर लगता था, ठीक है, किसी को भी हम किसी भी आतंकवादी के ऊपर लगा देते थे, तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा था, दुरुपयोग हो रहा था, इसी कारण इसको भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। टाडा, ठीक है, टाडा संजय दत्त के ऊपर क्या लग गया था? यानी ये भी एक आतंकवादी मतलब आतंकवाद पर ये लगता था, जितने सारे आतंकवादी होते थे उस पर ही लगता था, ठीक है। बाद में फिर इसको भी इन सब ये तो अभी ख़त्म हो गया, ये तो अभी कोई नहीं चल रहे हैं, ठीक है। जो अभी ये समय चल रहे हैं वो जैसे आपका चल रहा है UAPA,
अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA, ठीक है, UAPA हो गया। अब जैसे आपका NSA चल रहा है जिसे हम रासुका कहते हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका चल रहा है। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे के ऊपर क्या लगा दिया गया था, रासुका। रासुका में ये 99% ये चांसेज होते हैं कि पुलिस उसका क्या कर देती है, इनकाउंटर कर देती है। 99% चांसेज होते हैं, 10% बच सकता है, ठीक है, रासुका। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है, सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है, रासुका का, ठीक है। पुलिस को, अब पुलिस ने अगर जिसके ऊपर तय कर लिया है कि मारना है वो तो मार ही देगी, उसके पास कई सारे मतलब ऐसे मामले आते हैं, वो दिन भर इसी पे रहते हैं, ठीक है। तो रासुका, ठीक है। इसके बाद एक चलता है इधर पूर्वोत्तर साइड चलता है अफस्फा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। ये इसका भी बहुत ज़्यादा, ये कश्मीर एरिया में या फिर पूर्वोत्तर एरिया में राज्यों में मिलने के लिए चलता है। इसमें से क्या होता है कि इसमें से आर्मी को कुछ स्पेशल पावर दे दिए जाते हैं जो आपको रात में आपके घर 2 बजे भी आपके ये क्या फ्रिस्किंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको मतलब इसमें कई सारी इसमें भी ऐसे गोली मार देने के आदेश है। अगर कोई आतंकवादी या ऐसा कुछ आपको लगता है तो उसमें भी तुरंत गोली मार दिया जाता है। तो इतने सारे में ये तो हो चुका था, ये तो मैंने आपको बता दिया ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ तक हम काम कर चुके थे। इसके बाद है आर्टिकल 23, ठीक है। 23 में क्या बोलता है, 23-24, ठीक है। देखिए 23 में क्या है, 23 में ये बोला गया है कि आप किसी से शोषण नहीं करवा सकते हैं। जैसे बलात् श्रम हो गया, क्या हो गया, बलात् श्रम, ठीक है, यानी ज़बरदस्ती श्रम करवाना, यानी मजदूरी करवाना है, ठीक है, ज़बरदस्ती मजदूरी करवा रहे हो, ठीक है, बलात् श्रम हो गया आपका। और बेगारी हो गया, ठीक है, बंधुआ मजदूर जैसे हो जाते हैं आपके, ये आप नहीं करा सकते हो। मतलब देखो बलात् श्रम का मतलब ज़बरदस्ती श्रम, किसी से आपको, अगर आपने किसी को सपोज करिए आपने किसी को अपॉइंट किया है 9 से लेकर के शाम 6 बजे तक अपॉइंट किया है, और फिर भी आप उसको बोलते हैं कि 6 बजे के बाद भी वो काम करे किसी भी कंपनी में, किसी भी कारखाने पे, तो ऐसा आप उससे नहीं करवा सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल 23 आपको वहीं पर रोक देता है। आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो एक्स्ट्रा ही काम करेगा, ठीक है। तो बलात् श्रम यानी ज़बरदस्ती आप उससे मजदूरी नहीं करा सकते हो। बेगारी, ठीक है, बेगारी का मतलब ये हो गया कि अगर जैसे सपोज करो आपको कहीं पर जाना है, ठीक है, तो उस मान लीजिए कहीं आप रिक्शा से जा रहे हैं, ठीक है, और आप उसी रिक्शा वाले पे आप जा कर के बैठ कर गए, और बैठने के बाद में आपने उसको 2 रुपये दे दिया कि ले लीजिए 2 रुपये ये, ठीक है। तो यानी बेगारी के मतलब ऐसा नहीं कि बिना वेतन मजदूरी, ठीक है, बिना वेतन के मजदूरी, ठीक है, बिना वेतन मतलब आपने अगर उससे काम करवाया है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, और पैसा उचित मूल्य पर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रिक्शे से उतर करके 2 रुपये दे दिए कि हमने पैसा तो दिया, बात पैसे की हो रही, पैसा तो दिया, पैसा ऐसा नहीं पैसा दिया कि 2 रुपये दे दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, बिना वेतन के आप मतलब बेगारी किसी से नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूर क्या हो गया कि देखो पुराने ज़माने में क्या होता था कि देखो नाम से क्लियर है, किसी के बंद करके किसी के मतलब मजदूरी करना। जैसे जो पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, जो साहूकार होते थे, तो उनके यहाँ क्या होता था कि जैसे सपोज करो कोई गरीब किसान है, उस गरीब किसान में किसी साहूकार से पैसा लिया, किस्त लेता था, और उसके बाद में वो उसका ब्याज नहीं चुका पाता था, तो मजदूर किसान ये बोलता था कि उस ब्याज के बदले में हम आपके यहाँ काम करेंगे जब तक ब्याज नहीं चुका देंगे। इसके बाद जो मूलधन बचेगा, जैसे हमारी फसल आएगी हम आपको दे देंगे। मान लीजिए किसी फसल में कोई बाढ़ आ गई, कोई अकाल पड़ गया, नहीं चुका पाए, तो वो उन्हीं के यहाँ हमेशा काम करते थे। कुल मिलाकर के वो बंद करके रह जाते थे किसी साहूकार के यहाँ। तो ये हो गया बंधुआ मजदूर। तो ये सब अभी क्या है, बंद है, ऐसा आप नहीं करा सकते हो, ठीक है। इसमें बोला गया है आर्टिकल 24 में कि 14 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, उनसे आप किसी भी कारखाने पे नहीं लगा सकते हो, ठीक है। किसी भी किस्म कारखाने पे नहीं लगा सकते हो, कारखाना, या फिर किसी भी कालीन उद्योग, ये इसमें से बच्चे बहुत लगाए जाते थे, कालीन उद्योग में नहीं लगा सकते हो। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और भदोही में ज़्यादा बनता है, ठीक है। इसके बाद खदानों पे नहीं लगा सकते हो। खदानों का मतलब हो गया जैसे कोयला खदान हो गए,
ठीक है, इसमें आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, किसी भी पटाखा फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हो। तमिलनाडु के शिवपुरी इलाका है, जो शिवपुरी एरिया है, वहाँ पर पटाखा फैक्ट्री पूरा एक हब है। तो यहाँ पर उस तरीके से आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसे लगाते हुए पाए गए, ठीक है, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 23 और 24। तो देखो ध्यान से देखो, ये 23 और 24 एक तरीके से ये शोषण का मतलब समझते क्या होता है? किसी का मतलब शोषण करना। तो ये शोषण से बचा रहा है, इसीलिए इसको बोला गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, क्या बोला गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये हो गया आर्टिकल 23 और 24। अब देखिए आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25 को बोला गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए इसमें से अंतःकरण की बात की गई है। ठीक है, अंतःकरण, आप किसी धर्म की बुराई नहीं कर सकते। किसी धर्म को आप अगर मानते हो तो मानिए, ऐसा नहीं कि आप अगर हिंदू धर्म को मानते हो तो आप इस्लाम धर्म की बुराई करोगे, अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हो तो हिंदू धर्म की बुराई करोगे या किसी अन्य धर्म की बुराई करोगे, नहीं कर सकते हो। इसमें आप अंतःकरण की इसमें बात बोली गई है। अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब हो गया आप उसको अंदर से मानिए। ठीक है, बेसिकली धर्म क्या होता है कि देखो, धर्म एक परवरिश का नाम है। अगर सपोज करिए कि अगर कोई 6-7 साल का बच्चा है, अगर वो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, अगर आप उसको मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म में जाकर के सौंप दीजिए और 20 साल बाद उससे पूछिए, तो वो क्या हिंदू धर्म के बारे में जानेगा? नहीं जानेगा, वो इस्लाम धर्म के बारे में सीख करके आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई इस्लाम धर्म का बच्चा है, उसे हिंदू धर्म के बारे में दे दीजिए, तो बड़ा होकर के क्या वो संस्कृति पंडित जी बनेगा, यही सब चीज़ें बचेगा। तो ये चीज़ें हो गई, मतलब धर्म एक परवरिश का नाम है। तो आप देखो धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म देखो, हर धर्म एक अच्छी बातें ही सिखाता है। तो इसमें यही बोला गया है कि आप अपने धर्म को मानते हो मानिए, दूसरे को धर्म को भी अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको अंदर से मानिए। ये नहीं बोल सकते हो कि हिंदू धर्म अच्छा है तो मुस्लिम धर्म खराब है, और मुस्लिम धर्म अच्छा है तो हिंदू धर्म खराब है, या कोई और धर्म खराब है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा बोलते तब आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप जो भी जिस धर्म के आप हो वो तो हो ही, आपको और अगर किसी धर्म की अगर बातें अच्छी लगती हैं तो आप बेशक मानिए, बेशक उनको फॉलो करिए। ठीक है, तो ये बोले गए, इसमें अंतःकरण की बात कही गई है। 26 में बोला गया है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, 26 में क्या बोला गया है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। समूह में भी आप धर्म का ऐसे सारे काम कर सकते हो। आपने देखा होगा कि ईद के दिन जैसे जो होते हैं, जो मुस्लिम लोग सड़क में भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? उनको ये 26 के तहत क्या करते हैं? पढ़ते हैं। 26 के तहत उसको पढ़ लेते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, कोर्ट भी जानता है, सब लोग जानते हैं कि ये एक दिन की नमाज़ है, अस्थाई नमाज़ है। 15 मिनट के लिए पढ़ेंगे, इसके बाद सब लोग अपने अपने काम पे चले जाएंगे। आपने देखा होगा दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं, कोई कोई तो सड़क पे लगा देता है। ठीक है, हाँ, ये सब करते हुए अगर कोई एक मतलब कोई अगर किसी के धर्म का अगर उल्लंघन हो रहा है, अगर जैसे सपोज करो कि ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, अगर किसी को अर्जेंट जाना है, सड़क चल रही है, लोग आ जा रहे हैं, तो उनका ये दायित्व बनता है कि थोड़ा सा गैप दे करके सड़क छोड़ करके वो लोग बैठें, या फिर कोई एक वैकल्पिक मार्ग उनको बताइए कि यहाँ पर ये सारा कार्यक्रम हो रहा है तो उस रास्ते से ये लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसमें से आप भी समूह में कुछ भी काम कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, हवन कर सकते हो। ठीक है, और तो ये क्या है? ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, नमाज पढ़ सकते हो। ठीक है, 25 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप अपने धर्म को मानिए। ठीक है, और अपने धर्म को मानते हुए आप दूसरे धर्म को भी अगर उसकी बातें अच्छी है तो आप उसको मान सकते हो। ठीक है, 27 में क्या है? 27 में बोला गया है कि धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर क्या टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नो टैक्स। ठीक है, धार्मिक कार्य के लिए मतलब धार्मिक कार्य के लिए जो धन रखा गया उस पर से टैक्स नहीं लिया जाएगा। तभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ट्रस्ट बना लेते हैं। ठीक है, ट्रस्ट आप एक बना लीजिए और उस ट्रस्ट में आप पैसे देते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, आज भी इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है? मिसयूज होता है। तो आपने देखा होगा कि
जो भी लोग अगर ट्रस्ट में दान करते हैं, पैसा दान करते हैं, तो उस पर भी सरकार टैक्स नहीं लेती है। ठीक है, तो 27 में यही बोला गया है कि धार्मिक कार्य के लिए जो भी धन रखा जाएगा, मंदिरों पे बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो उसमें भी सरकार क्या करती है, टैक्स नहीं लेती है। 28 में क्या बोला गया है कि 28 में है कि सरकारी पैसे से चल रहे या सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, सरकारी पैसे या सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर आपको देना ही है तो आप अपने पैसे से दीजिए। अगर वो धन सरकारी है, यानी सरकारी खजाने से आप किसी भी धार्मिक जो शिक्षा है या धर्म के बारे में आप कोई भाषणबाजी कर रहे हैं, सरकारी धन से उसका पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो यानी सरकारी धन से चल रहे संस्थान पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये 25 से लेकर के 28 तक जो हमको बातें बताता है, ये कैसी बातें बताता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी धर्म के बारे में ये हमको आज़ादी देता है। ठीक है, पहले में बोला गया अंतःकरण। ठीक है, अंतःकरण आप किसी के धर्म को मानिए। ठीक है, इसी में ये जो चोटी रखना, ठीक है, दाढ़ी रखना, और आपने देखा होगा सिख लोग वो कृपाण रखते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता आपको पता ही है। ठीक है, सरकारी जो धन है उस पर से टैक्स नहीं लिया जाएगा, और सरकारी धन से चल रहे संस्थान पे कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे जो मदरसे होते हैं, ठीक है, तो फिर आप बोल सकते हो कि मदरसे में फिर सरकारी, जो मदरसे सरकारी होते हैं उसमें से किस तरीके से शिक्षा दी जाती है। तो मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है वो धर्म के नाम पर नहीं दी जाती है, वो बेसिकली भाषा उसमें बताई जाती है। ठीक है, बनारस में एक विद्यालय है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, तो क्या उसमें हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है? नहीं, वो संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती है। इसी तरीके से मदरसे में उर्दू अरबी की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये क्या है, ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए 29 में क्या बोला गया है, 29 में है संस्कृत एवं शिक्षा। ठीक है, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार यहाँ से चलता है। 29 और 30 ये 2 में आएगा, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन। ठीक है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन। 29 में क्या बोला गया है, 29 में बोला गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जैसे हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर आप चले जाइए, ठीक है, इस एरिया में, तो इधर हिंदू हमारे अल्पसंख्यक हो जाते हैं, और इस एरिया में चले जाओ तो इधर और जैसे जैन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये सब क्या हो जाते हैं, अल्पसंख्यक हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मुस्लिम अगर अपने हिसाब से देखें तो अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन हिंदू के बेस में अगर देखोगे तो मुस्लिम क्या है, अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक यहाँ पे जो बात बोली गई माइनॉरिटी के लिए बोली गई है, माइनॉरिटी। ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए क्या, अल्पसंख्यक के लिए उनका शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, यानी माइनॉरिटी चाहें तो शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, और किसी भी विश्वविद्यालय में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। यानी अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है, या कोई भी वो संस्कृति सीख सकते हैं, या फिर कोई भी वो मतलब भाषा सीख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं किसी भी। तो ये बेसिकली अल्पसंख्यक के लिए बात बोली गई है। इसके बाद 30 में बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई श्वेतांबर, कोई जैन धर्म का लोग है, जैन धर्म अगर वो लोग चाहें कि हम मतलब शिक्षा लेने जा रहे हैं, और जैन धर्म अपने वेशभूषा में आएँ, ठीक है, या फिर मुस्लिम लोग मुस्लिम टोपी पहन करके आएँ, हिंदू लोग अपना खूब भगवा वस्त्र धारण करके आएँ, तो वो शिक्षा ले सकते हैं। वो किसी भी संस्थान में जा करके प्रवेश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनको वहाँ पर रोका नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं। और अगर इन अल्पसंख्यकों को अगर जैसे मतलब ये जो समाज है इनके बीच में अगर शिक्षा लेने पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अपने खुद के पसंद का यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई संस्थान खोल सकते हैं। ये बात बोली गई है 30 में कि अपने खुद के पसंद का, ठीक है,
खुद के पसंद का क्या कर सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं या कोई संस्था खोल सकते हैं। ठीक है, ये इसमें बात बोली गई 30 में। तो 29 में ये है कि ये दोनों यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसमें है। इसमें से दोनों बातें अल्पसंख्यक के लिए 29 और 30 कि अगर माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अगर सरकारी संस्थान पे अगर पढ़ना चाहें, प्राइवेट संस्थान में पढ़ना चाहें तो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर उनको इनके सब के बीच में पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अपने पैसों से खुद का कोई सरकारी संस्थान कोई या फिर कोई प्राइवेट कोई मतलब संस्थान इस तरीके से कोई कॉलेज खोल सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको 30 तक बता दिया। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन इसका बहुत ज़रूरी है। तो ये केवल हमको पेपर की दृष्टि से याद करना है। ठीक है, रिवीजन करना है। जैसे आर्टिकल 1 यानी भाग एक आपका था, आर्टिकल कितना था, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक था, आर्टिकल 4 तक। तो एक में क्या बोला गया था, एक में आपको था कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में क्या था, इसको आप याद भी करते चले। दूसरे में क्या था कि संसद क्या कर सकती है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक है, संसद क्या कर सकती है, अपने जो वर्तमान राज्य है उसमें से तोड़फोड़ कर सकती है। 4 में यह था कि जब 2 और 3 काम कर रहे हों, ठीक है, तो उसमें से राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके बाद आपका आ जाता था भाग 2। भाग 2 आपका था नागरिकता। ठीक, ये था 5 से लेकर के 11 तक, 5 से लेकर के 11 तक था। तो 5 में क्या बात बोली गई थी, प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या बात बोली गई थी कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। 7 में क्या था कि भारत से पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। 8 में ये था कि विदेश भ्रमण करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 9 में ये था कि विदेश भ्रमण करते करते अगर आपने वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली तो यहाँ की भारत की चली जाएगी। ठीक है, 10वें में क्या था कि जब तक आपने कोई देश विरोधी कार्य नहीं किया तब तक आपकी नागरिकता बची रहेगी। 11वें में नागरिकता संबंधी जो भी कोई नियम कानून होगा वो भारत का गृह मंत्रालय बनाएगा। तो ये हो गया था। इसके बाद था भाग 3। भाग 3 आपका आता था 12 से लेकर के 35 तक। तो इसमें से आ गया 12 में इसकी मूल अधिकार आते थे इसमें। ठीक है, इसमें आता था भारत राज्यों का संघ। ये जो यहाँ से था वो था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता। इसके बाद आया था मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में था, मूल अधिकार की डेफिनेशन परिभाषा थी। 13 पे था अल्पीकरण। 14 पे था विधि के समक्ष समानता यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। 15 में था जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 16 में था लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी में समानता। 17 में था अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। 18 में था उपाधियों का अंत, कोई आप उपाधि नहीं रख सकते हो। ठीक है, 19 में क्या था, 19 में था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये मैंने आपको बता दिया था। 19 में आपको 6 प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई थी। देखो कैसे, कौन कौन सी थी वो। ऐसे पहला में क्या था, आपको आज़ादी बोलने की, झंडा लहराने की, ठीक है, प्रेस और मीडिया की, पुतला जलाने की। ठीक है, दूसरे में आपका था कि बिना हथियार सभा करने की। इसके बाद संगठन बनाने की। इसके बाद क्या था आपका, चारों ओर भारत में चारों ओर घूमने की, चारों ओर घूम करके बसने की। अगर आप चाहो तो कहीं पर भी बस सकते हो। इसके बाद आपका 6 में आपका क्या था, संपत्ति का अधिकार था। यहाँ पे जो संपत्ति थी वो अर्जित की हुई संपत्ति थी। ठीक है, मतलब आपने खरीदी थी इसको। इसके बाद था व्यवसाय। ठीक है, आप कहीं पर व्यवसाय भी कर सकते हो। इसके बाद 20 में आपका क्या था, दोष सिद्धि से संरक्षण था। दोष सिद्धि में संरक्षण 3 तरीके से दिया गया था। पहला कि एक गलती की एक सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से मिलेगी, और जब तक अदालत उसको अपराधी नहीं घोषित कर देता है तब तक उसको आप मतलब अपराधी नहीं बोल सकते हो, यानी आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते थे। ये था। इसके बाद आता था 21 में क्या था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके बाद 21 के का में था शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, यानी ये तो बाद में जोड़ा गया, जो का खा करके मिलेंगे बाद में जोड़े जाएंगे।
22 में आपको क्या बताया गया, गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या बताया गया, गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी आपको पुलिस जब गिरफ्तार करेगी तो क्या दिखाएगी, वारंट दिखाएगी। 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने प्रस्तुत करेगी। आप अपने पसंद का वकील रख सकते हो। चौथे में क्या था, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध। ठीक है। 23 में क्या था, आपको क्या था कि बलात्, श्रम, मजदूरी आप किसी से नहीं करा सकते हो। 24 में आपका क्या था, 14 वर्ष से कम बच्चे को आप कारखानों या मतलब कारखानों पे नहीं लगा सकते हो। ठीक है। इसके बाद था 25। ठीक है। 25 में ये था अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में आपका क्या था, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 में क्या था कि सरकारी धन से, कि सरकारी जो धन होगा उस पे से टैक्स नहीं लगेगा। 28 में ये था कि सरकारी धन से चले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। और 29 में क्या आपका ये था कि अल्पसंख्यक अगर हैं, माइनॉरिटी हैं, तो वो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकते हैं। अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा है इनके बीच में बैठना तो वो अपने पसंद का विद्यालय खोल सकते हैं। ये था आर्टिकल 30 में। तो ये 30 तक आपका हो गया। इसको रिवीजन करिए, पढ़िए। इसके आगे हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं। नमस्कार।